कल हमने मौलिक अधिकार की जो आपके मौलिक अधिकार है इनके प्रोटेक्शन के लिए कि हर एक इंसान को, सिटीजन्स को कुछ मौलिक अधिकार तो मिले हैं जिसके बारे में बात की थी। अब बार बार वो चीजें रिपीट करनी पड़ती है सिर्फ एक बच्चे के लिए। लेकिन ये सारे मौलिक अधिकार, जैसे आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका एजुकेशन और कल्चरल राइट्स की बात करें, यानी कि जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं, ये सारे के सारे अधिकार को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कैसे उनकी वो अधिकार अपने आप प्राप्त कर पाए। अगर आपके मौलिक अधिकारों का वायलेशन होता है तो उस दिशा में जो कोर्ट की तरफ से कौन कौन सी रिट इशू की जाती है उसके बारे में बात की थी। मतलब आप किसी एक इंडिविजुअल के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वायलेशन होता है, उस कंडीशन में वो कोर्ट की शरण में जाता है और कोर्ट उसकी किस तरह से मदद करता है, वो अलग अलग तरह से, अलग अलग जो टाइप की जो रिट इशू की जाती है उसके बारे में बात की थी। चाहे वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको कि आप हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, चाहे परमादेश की बात करें कि जब कोई पदाधिकारी अपने काम को नहीं करता है उस पीरियड में परमादेश की रिट इश्यू की जाती है, या फिर निषेध आदेश की बात करें, अधिकार प्रच्छा उत्प्रेषण। आज मैं नोट्स भेजूंगा, उसमें से सचिन इन सभी चीजों को तुम एक बार देख लेना क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। कहा था कि मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जिनकी सुरक्षा की गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन खुद लेता है। यानी कि इन केस ऑफ वायलेशन, अगर आपके मौलिक अधिकारों का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। कल हमने बात की थी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी। मौलिक अधिकार तो आप जान चुके हो, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है वो भी आपको जानना चाहिए। तो जैसे मौलिक अधिकार क्या है, वो जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल कह देता हूं मैं तो इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों का वायलेशन होने की दशा में, होने की कंडीशन में आप कोर्ट की शरण ले सकते हो। फिर हमने दूसरा बात किया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो नॉन जस्टिसिएबल है। कल हमने बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। ये वो कार्य हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हर राज्य की जो सरकार है उसको करने के लिए कहा गया है कि राज्य की सरकारें ये काम करेंगी। लेकिन अब ये कार्य कब करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो कार्य फाइनेंस से रिलेटेड है, तो जब अगर उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अलाउ करेगी तो इनका बेसिकली पर्पज क्या है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपको दिए गए हैं उसका पर्पज ये है कि समाज के अंदर सभी को प्रोग्रेस का मौका मिल सके, ठीक है ना। उसका उद्देश्य क्या है, समाज के अंदर सभी एक समान रूप से रह सके, मौलिक अधिकार के साथ साथ उनको कुछ ऐसे जो प्रोग्रेस के लिए, उनकी उन्नति के लिए, सामाजिक और जो उनके पॉलिटिकल उन्नति प्रोग्रेस की बात है, वो सारे के सारे प्रोग्रेस के लिए उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आप दो शब्दों में ही समझ लीजिए, सिंपल, कि मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है और अगर उसका वायलेशन होता है तो उस केस के अंदर हम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, वो नियम है, वो जो राज्य को, राज्य का मतलब राज्य तो कोई एक ऐसा किसी इंसान का तो नाम नहीं है, तो यानी कि राज्य की जो सरकार है उसके लिए एक
डायरेक्शन है, निर्देश है कि आपको ये काम करने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इन केस वो सारे के सारे काम सिटीजन्स के डेवलपमेंट के हैं, इन केस अगर वो नहीं कर पाते हैं तो इसके पीछे ये माना जाएगा कि उस राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन इस चीज को अलाउ नहीं कर रही है, तो इसलिए वो नहीं कर पाया। तो बेसिकली जो नीति निर्देशक तत्व है उसका उद्देश्य क्या है? लोगों का कल्याण। अब जब कल्याण का बात करते हैं, मतलब इंग्लिश में आप अगर आप कहें तो वेलफेयर। और किस तरह के वेलफेयर? आर्थिक वेलफेयर, सामाजिक वेलफेयर, राजनीतिक न्याय के लिए होते हैं। और लोगों के जीवन स्तर को, उनकी लाइफस्टाइल को ऊपर उठाना। बारिश हो रही है बाहर, इस वजह से आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? एक बार मेरे को मैसेज कर दीजिए। यस सर। चलो, वेरी गुड। मैंने सोचा कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। हो रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप सुन पा रहे हो तो अच्छी बात है। तो लोगों का कल्याण, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी है? लोगों के कल्याण के लिए है, लोगों के वेलफेयर के लिए है। और जब वेलफेयर की बात करते हैं तो उनका इकोनॉमिक वेलफेयर, पॉलिटिकल जस्टिस और सोशल जस्टिस की बात करता है। कंक्लूजन यही है कि जो लोगों का जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाया जाए, सबको मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक तो जीने का ये है कि भाई ठीक है, 3 वक्त की रोटी मिल गई, ठीक है, रहने को एक झोपड़ी मिल गई, ये भी जीना है। और एक जीना ये है कि आप एक सम्मान के साथ जी सके, एजुकेशन दे सके अपने बच्चों को, उनको अच्छे कपड़े दे सको, समाज के अंदर वो सीना तान के चल सके, इस तरह का डेवलपमेंट का, इस तरह की उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाए सबको, किसी के साथ समाज के अंदर भेदभाव ना हो। और जितने भी संसाधन हैं समाज में, संसाधन का मतलब आप समझ सकते हो, सपोज करो कि जमीन है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, सबके पास में लगभग मोर और लेस बराबर हो। और जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले। देखो, आज के आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि भारत के अंदर अगर देखा जाए तो ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। तो ये हम कह सकते हैं कि राज्य की, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी कहीं ना कहीं ये वीकनेस है कि हमारे यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब जो काम है, काम करने की जो ताकत रखते हैं, जिनके अंदर माजदा है, जो उनके अंदर क्यूरियोसिटी है कि हम काम करेंगे, लेकिन उसको काम भी नहीं दे पा रही है सरकार, तो ये फेलियर है सरकार का। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब यही था कि भाई आप अपने मिनिमम जो लाइफ स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो लोगों का बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ में इंटरनेशनल पीस के लिए भी काम करोगे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर शांति बनी रहे। और जितने भी 6 वर्ष की आयु है उनका जो प्राइमरी एजुकेशन है, राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सबको प्राइमरी एजुकेशन के लिए सबको मौका मिले। ठीक है ना? तो ये समझ गए आप क्या हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व बल एक कह सकते हो कि सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कुछ डायरेक्शंस हैं, और उन डायरेक्शंस का पालन करते हुए संविधान के जो फाउंडिंग फादर्स है जिन्होंने संविधान बनाया, वो चाहते थे कि लोगों को धीरे धीरे विकास करने का मौका मिले। और ये जितने भी आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये गाइडलाइंस हैं सरकार के लिए कि आपको इन इन पर काम करना चाहिए। और अगर फाइनेंशियल पोजीशन अलाउ करेगी तो फिर नीति निर्देशक तत्वों को आप फंडामेंटल राइट्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। कहने का मतलब, जैसे शुरू के अंदर देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। शुरू में राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर दे रखा था कि भाई प्राइमरी एजुकेशन भारत में सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। तो अगर प्राइमरी एजुकेशन कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करा पाती थी तो उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते थे,
उसके पेरेंट्स के खिलाफ कोर्ट में कोई नहीं जा सकता था कि भाई आप अपने बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो। बट अभी क्या है, अभी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडिंग फादर्स या जो हमारे आज के दिन लोग एक्सपर्ट्स हैं, उनका सोचना है कि भाई इतनी तो सारी स्टेट गवर्नमेंट, इतनी तो उनकी कैपेबिलिटी है कि एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तो दे सके अपने। तो हमने क्या किया, सारी स्टेट गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन को फ्री कर दिया। तो यानी कि अब प्राइमरी एजुकेशन आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ना रहकर, राज्य का नीति निर्देशक तत्व ना रहकर, अब इसको कर दिया है, मौलिक अधिकार कर दिया है कि यह आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन बच्चों को भी 6 साल से उम्र हो जाए वो सब स्कूल में होना चाहिए। और ना सिर्फ सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार के साथ में पेरेंट्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सरकार अपने काम में विफल होती है, फेलियर होती है बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दिलाने में, तो आज के दिन कोर्ट में सरकार के अगेंस्ट में जाया जा सकता है। अगर पेरेंट्स नहीं भेजते अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए, तो पेरेंट्स के अगेंस्ट में भी बच्चे कोर्ट में जा सकते हैं। अब पेरेंट्स क्यों नहीं भेजना चाहेगा भाई, सब कोई भेजना चाहेगा, लेकिन कई जगह कई तरह की मजबूरी होती है कि उस टाइम में आप घर में काम करा रहे तो बच्चे को, तो उसमें यही कहा गया है कि ठीक है भाई, पेरेंट्स की हेल्प करना ही चाहिए बच्चों को, लेकिन जब स्कूल का पीरियड है एटलीस्ट उस टाइम स्कूल में भेजा जाए बच्चों को, और उसके बाद में आप घर के कार्य में भी मदद ले सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि जब स्कूल लग रहा है तो उस टाइम आप घर में काम करा रहे हो। तो आजकल थोड़ा सा ये मौलिक अधिकार में आ गया, आर्टिकल 21 के अंदर ये मौलिक अधिकार की तरफ चला गया, ठीक है ना। तो आप ये जानिए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, उस बात को समझिए कि जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो धीरे धीरे सरकार की, गवर्नमेंट की, स्टेट की समर्थ हो जाएंगे, तो वो मौलिक अधिकार की तरफ चले जाएंगे। अब मौलिक अधिकार की तरफ जाने से फायदा ये है कि अगर मौलिक अधिकार की तरफ चले गए तो फिर अगर वो चीजें जनता को नहीं मिल पाती है तो उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने पे हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य को सिर्फ इतना कहा गया है कि आपको ये कार्य करने चाहिए, अगर आप वो नहीं करते तो आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट में नहीं जा सकते। तो बेसिकली आपने मोटे तौर पे यही समझना था कि क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मौलिक अधिकार क्या है, लास्ट के इस टॉपिक के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक जल्दी से बोल दिया करो ताकि हम आगे की तरफ चले। अगर नहीं होता है सर, कहां से समझ में नहीं आया, तो मेरे को बताओगे तो वहां से चीजें दोबारा से क्लियर की जाएंगी। सर आ गया समझ में। वेरी गुड। सचिन, सचिन तो कल था नहीं, अब इसका क्या है। एक हर्ष आया है। ये हर्ष बेटा रेगुलर क्लासेस में रहो, ऐसा नहीं है कि ऐसे कुछ समझ में नहीं आने वाला है कि आप पिछले एक हफ्ते से नहीं आए और एक दिन क्लास में आ गए। मतलब यहाँ पे रसम पूरी नहीं करनी है। प्लीज डोंट फॉरगेट, आप 11th पास करनी है और 11th के बाद में 12th पास करनी है। समझ पा रहे हो हर्ष मेरी बात? अब इससे ऐसा पता लगता है कि सिर्फ आपने मोबाइल ऑन कर दिया और रख के चले गए जब आप रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। सचिन, सचिन का भी यही हाल है, मैसेज कर देते हैं। सचिन यस सर कर रहा है। चलो, अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। आप बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, आज उस चैप्टर को तो नहीं आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना, चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो इसके अंदर हम किस बारे में बात करने वाले हैं, इतना सा एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन कोई बहुत बड़ नई चीज नहीं है आपके लिए। आप
के आसपास चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव होते हों या लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के चुनाव, फिर लोकसभा के चुनाव होते हैं, सारे चुनाव को आप देखते हो। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको यही बात किया जाएगा कि चुनाव कराने के लिए एक इलेक्शन कमीशन नाम से कोई एक इंस्टीट्यूशन होती है देश के अंदर, ठीक है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फ्री एंड फेयर चुनाव कराना। फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के लिए अब इलेक्शन कमीशन, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, सीईसी बोलते हैं, जो दिल्ली के अंदर बैठता है, उसके साथ में दो और उसके असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है ना। उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है देश के अंदर चुनाव कराना। अब कौन कौन से चुनाव वो कराते हैं उसके बारे में पूरा आप देखोगे। आप ऊपर से ले सकते हो, देश के राष्ट्रपति का चुनाव, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद में आपकी लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव। लोकसभा राज्यसभा क्या है अभी आप एक मोटे तौर पे तो आपके दिमाग में एक कंसेप्ट बैठा ही हुआ है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। राज्यसभा के चुनाव और स्टेट असेंबली के चुनाव, ठीक है ना, वो सारे के सारे जो चुनाव हैं वो कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन के होती है। तो अब देश के अंदर आप इस चैप्टर में बात करोगे कि जो इलेक्शंस के लिए वोट डालने की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन या कह सकते हो मिनिमम एज क्या है वोटर की, तो वोटिंग लिस्ट कैसे बनती है, उस वोटिंग लिस्ट के अंदर किन के नाम निकाल दिए जाते हैं, कब निकाले जाते हैं, कब वोटिंग लिस्ट को रिवाइज किया जाता है, ठीक है ना। पूरे आपको भी जैसे 18 ईयर्स की एज ले लेते हैं तो वोटिंग आइडेंटिटी कार्ड इश्यूज कर दिए जाते हैं, वोटिंग आइडेंटिटी कार्ड। तो कैसे इलेक्शन कमीशन, कौन से, जो देश का एक तो इलेक्शन कमीशन होता है जो मैंने आपको बता दिया, चाहे राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव और फिर लोकसभा के चुनाव। और लोकसभा के चुनाव के अंदर भी जब लोकसभा बन जाती है तो उसके अंदर स्पीकर के चुनाव होते हैं, डिप्टी स्पीकर के चुनाव होते हैं। ये सारे चुनाव कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी देश के चुनाव आयोग की होती है, ठीक है ना। अब चुनाव आयोग का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, कौन लोग हैं जो चुनाव आयोग में आ जाएंगे, तो ये देखो, ये देश के अंदर चुनाव कराना, सरकार बना लेना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है डेमोक्रेसी के अंदर। तो हमें ये भी ध्यान रखना है जब हम ये कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग के जो मेंबर्स है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसका अपॉइंटमेंट करने के टाइम में ऐसा किया जाए, ऐसा कोई तरीका निकाला जाना चाहिए ताकि वो एकदम इम्पार्शियल रह के, फेयर रह के इलेक्शन कराए। कहीं ऐसा ना हो कि जो चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त या दूसरे उसके सहयोगी हैं, असिस्टेंट हैं, वो सारे के सारे सरकार की तो मदद ना करे। तो इसके बाद में अगर वो ऐसा ही करने लगेंगे तो कभी भी देश के अंदर एक साफ सुथरी सरकार नहीं बन सकती अगर चुनाव आयोग अपना काम ढंग से नहीं करेगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके बारे में पूरा प्रोविजन बनाया है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो कैसे उसका अपॉइंटमेंट होगा, और अपॉइंटमेंट होने के बाद में आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर या असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर को सरकार अपॉइंटमेंट तो कर देती है, लेकिन उसके अपॉइंटमेंट करने के बाद में वो इतना ताकतवर हो जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन बाद में ही राष्ट्रपति ही उसको हटा नहीं सकता उसके पद से। उसको हटाने के लिए बहुत ही एक लंबा प्रोसीजर है, वो इसलिए बनाया गया है ताकि सरकार की कठपुतली ना बन के रह जाए आपका इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि जिसने चुना है, अब ये तो पॉसिबिलिटी है ना बेटा, सपोज करो कि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर हूं, मैंने इलेक्शन कमीशन, जो पहले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर था वो रिटायर जा रहा है,
और उसकी जगह नए इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट कर रहा हूं मैं। और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी पावर पूरी की पूरी प्राइम मिनिस्टर ही यूटिलाइज करता है। तो अब मैंने जिसको अपॉइंटमेंट किया, अगर उसको हटाने की पावर भी मेरे पास ही होगी, तो वो बंदा कभी भी एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा पाएगा, क्योंकि उसको पता है और वो हमेशा रहेगा कि मेरे को वही, ये फलाने आदमी ने मेरे को अपॉइंटमेंट किया है और मेरे को इसके प्रति सिंसियर रहना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, फाउंडिंग फादर जिन्होंने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जब वो इलेक्शन कमीशन के बारे में गाइडलाइंस लिख रहे थे, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये कोशिश किया कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर काम कर सके, इंडिपेंडेंटली काम कर सके, किसी के दबाव में ना आके काम करे। तो उसको इंडिपेंडेंट रखा, उसको अपॉइंटमेंट का तरीका भी बहुत ही अच्छा, और उसको अगर हटाना है उसके पद से तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हटा सकता, अकेला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं हटा सकता। उसको हटाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजोरिटी से वो रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, ठीक है ना। और वो काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि देखो मैं आपको फिर समझाता हूं। सपोज करो कि मान लो कि मैंने किसी को इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट किया और मेरे कहने के मुताबिक वो काम नहीं कर रहा, तो अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उसको तुरंत हटा दूंगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन रख दिया कि उसको हटाना है तो पार्लियामेंट के अंदर रिजोल्यूशन आएगा, प्रस्ताव आएगा, पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग पड़ेगी, और वोटिंग का मेजोरिटी से अगर सब लोग बोले कि हाँ ये इसने अपना काम ढंग से नहीं किया, तब हटाया जा सकता है। तो पार्लियामेंट के अंदर तो वो पार्टियां भी होंगी ना जो सरकार में नहीं है, अपोजिशन में है। तो अगर उसने सच में इलेक्शन कमिश्नर ने अच्छा काम किया है, सरकार का साथ नहीं दिया, तो अपोजिशन पार्टी वाली तो, अपोजिशन पार्टी में जो है, जो सरकार में नहीं है, वो तो इलेक्शन कमिश्नर का साथ देंगे ना। बात समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ, तो इसलिए हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन है उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है। सिमिलरली, जैसे देश के अंदर हमने बात की चुनाव कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन को है, ऐसे ही स्टेट के अंदर भी जो जैसे ग्राम पंचायत हैं और दूसरे इलेक्शंस होते हैं, वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसके पास में होता है। तो उसको अपॉइंटमेंट भी गवर्नर के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी आप जानोगे कैसे उनका अपॉइंटमेंट होता है। वो भी मोर और लेस इंडिपेंडेंट ही रहते हैं। जिन जो लोग उनको अपॉइंटमेंट करते हैं बाद में उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है उनको हटाना, ये सब बात करेंगे। और डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव लड़ने की भाई जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ऐसे तो कोई भी चुनाव लड़ने गए, मर्डर करने वाला भी चुनाव लड़ने चाहेगा, ठीक है ना। तो हालांकि ऐसा है आज के दिन कि मर्डर करने के बाद में भी चुनाव कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस हैं, एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के तो अंदर है, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई हैं चुनाव के लिए। आप लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, राज्यसभा के चुनाव के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव, और चुनाव के अंदर अलग अलग तरह की मतदान की प्रणाली है उनके लिए, ठीक है ना। जैसे राज्यसभा का चुनाव अभी डिटेल्स में बात करेंगे जब आपको पता लगेगा। राज्यसभा का चुनाव कराने के लिए एक अलग विधि, एक अलग तरीका अपनाया जाता है। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक ही सेम तरीके से होता है। राज्यसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव, उसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बोलते हैं, ठीक है ना। पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो वो किस तरह से आपका जो नॉर्मल जो चुनाव आप जो देखते हो, आप जो चुनाव के बारे में जानते हो वो सिर्फ इतना ही जानते हो कि भाई जिसके पास में एक पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट देते हैं, चुनाव होते हैं तो निर्वाचन क्षेत्र में, और वहां पर एक दिन या कई दिनों तक लगातार चुनाव होते, वोट गिरते हैं। वोट गिरने के बाद वोटिंग की काउंटिंग होती है, और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलती है वो चुनाव में जीता हुआ डिक्लेयर हो जाता है।
तो ये तो एक तरीका है जो चुनाव आपके लोकसभा के चुनाव और राज्य के विधानसभा के चुनाव इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा भी और कई सारे तरीके हैं, दूसरे देशों में भी अ, चुनाव के तरीके हैं जिनसे हमने उनका तरीका अडॉप्ट किया। सभी कई सारे इनके जो हम मतलब जो एफपीटीपी सिस्टम बोला जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जिसको मैक्सिमम वोट मिलते हैं, जिसके बारे में आप जानते हो कि जिसके पास सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो कैंडिडेट विनिंग डिक्लेयर हो जाता है। आप यही जानते हो ना। जैसे मानो कि बावल कॉन्स्टिट्यूंसी से 7 लोग चुनाव में खड़े हुए, अब उस चुनाव क्षेत्र से जीतना तो एक ही है, तो सब जिसको सबसे ज्यादा चुनाव में वोट मिलने वाले हैं उसको हम विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते हैं। यही जानते हो ना आप। इसी तरह का चुनाव के बारे में सुना है ना, ग्राम पंचायत के चुनाव के बारे में भी यही सुना है कि भाई जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो उस चुनाव क्षेत्र से जीत जाएगा। तो इस चुनाव का तरीके को हम बोलते हैं एफपीटीपी सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, कि जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वोट ले लेगा वो डिक्लेयर होगा विजयी, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले का विजय। लेकिन ये तरीका हम हर कहीं नहीं अपनाते, ठीक है ना। राष्ट्रपति के चुनाव में ये तरीका नहीं अपनाते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये तरीका नहीं अपनाते हैं, और राज्यसभा के चुनाव में, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में हम वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव और आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप पीआर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अपनाते हो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। और जब पढ़ेंगे तो इनकी खामियां भी देखेंगे कि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है भाई हमने क्यों नहीं अपनाया। देश के लोकसभा, राज्यसभा के लोकसभा के चुनाव, स्टेट असेंबली के चुनाव में क्यों अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्यों नहीं अपनाई, क्यों हमने वहां पर सर्वाधिक मत वाले की जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले उसको जीत वाली प्रणाली अपनाई। फिर दोनों में देखेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की क्या कमियां हैं, वीकनेसेस क्या हैं, और दोनों में अच्छाइयां भी होंगी, तो उनके अच्छाइयों के बारे में बात करेंगे कि इसके सर प्लस पॉइंट्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं। यानी कि दोनों इलेक्शन के लिए जो सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन अपनाया गया है उसमें अच्छी चीजें क्या हैं, खराब चीजें क्या हैं, और फिर इलेक्शंस के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि चुनाव के अंदर किस तरह से हम सुधार कर सकते हैं। हमारे देश में चुनाव होते हैं, चुनाव के अंदर इतना करप्शन है, भ्रष्टाचार है, लोग वोट से खरीद लेते हैं इंसान को, बाहुबली जो ताकतवर लोग हैं, गुंडे लोग हैं, वो पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, अनपढ़ लोग पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, जो खुद पढ़े लिखे नहीं है। क्या उनको चुनाव में जाकर देश की सरकार चलाने का मौका मिलना चाहिए, या इससे का क्या साइड साइड इफेक्ट होगा अगर ऐसे लोग चुनाव जीत कर जाएंगे। तो बातें समझ में आ रही है सचिन एंड प्रियंका? यस सर। हाँ, तो बेटा ये सब कुछ हम ये आने वाले जो चैप्टर के अंदर बात करेंगे। तो अभी आपको एक मोटे तौर पे कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए कि नेक्स्ट चैप्टर में है क्या। तो एक तो चुनाव आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि चुनाव आयोग है क्या, कैसे चुनाव आयोग काम करता है, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसके पद पे बैठे हुए लोगों को हटा कैसे सकते हैं, चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है वो कौन कौन से चुनाव कराता है, नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा के कैंडिडेट को कैसे चुना जाता है, राज्य की स्टेट असेंबली के चुनाव कैसे होते हैं, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है चुनाव में कैंडिडेट के कंटेस्ट करने के लिए, चुनाव में मुकाबले में खड़ा होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, वो सब जानेंगे इसमें। और साथ ही साथ में हम जानने वाले हैं जो चुनाव के लिए जो तरीका है वो तरीके कौन कौन से हैं, पूरे विश्व में कौन कौन से तरीके हैं, हमारे देश में कौन कौन से चुनाव किस विधि से कराए जाते हैं, और उस विधि की
अच्छाइयाँ क्या हैं और बुराइयां क्या हैं, और साथ साथ में अगर बुराइयां हैं तो उन बुराइयों को दूर करने के लिए क्या क्या सजेशंस आज तक आए हैं, कैसे उन बुराइयों को दूर किया जा सकता है। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर, सबसे प्रजातंत्र के अंदर चुनाव बहुत ही जरूरी है। एक तो आपने सोचो कि देश के अंदर है भाई, चुनाव हुए, नाम मात्र के चुनाव हुए, जैसा आपने सुना है कि रसिया के अंदर, चाइना के अंदर है, एक ही पार्टी सिस्टम होती है, वहां पर एक ही पार्टी है। तो जहां पर एक पार्टी है तो वहां चुनाव कराने का फायदा ही क्या है, जब है ही नहीं आपके पास ऑप्शन। हर 5 साल बाद चुनाव करा रहे हो, लेकिन पार्टी एक ही है, तो मजबूरी है सभी को उसी पार्टी को वोट डालना है। तो ये डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते जहां पर, लेकिन हमारे देश में इस तरह नहीं है। हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टियां हैं, तो लोगों के पास में ऑप्शन होता है। अगर कोई एक पार्टी 5 साल से सरकार में है, अगर वो अपना काम नहीं कर पाती है, तो कैसे आने वाले चुनाव में वो उस पार्टी को आप सरकार से बाहर निकाल सकते हो, दूसरी सरकार चुन सकते हो। राइट? ठीक है बेटा। यस सर। तो ये सारे का सारा आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो। आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। अब क्योंकि चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर पूरा हो चुका है, उसके नोट्स आज मैं भेज दूंगा हिंदी और इंग्लिश में, और आप उन नोट्स को अपने रजिस्टर के अंदर लिख लेना है। ठीक है ना? और उनको लिख लेना ही नहीं है, उनको याद भी कर लेना है। और साथ साथ में मैं चुनाव और प्रतिनिधित्व चैप्टर के भी नोट्स भेज दूंगा, ताकि आप साथ साथ में जब मैं पढ़ाता हूं तो उसको देख पाओगे, देखिए, ताकि आप साथ साथ में कोरिलेट कर पाओगे। राइट? ठीक है बेटा। यस। चलो ठीक है, फिर एग्जिट कर जाइए। यस सर। ओके बाय।